हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब ठीक हो और पेपर अच्छे चल रहे हैं तुम्हारे। प्रिपरेशन भी ठीक जारी होगी। आज का जो पेपर होने वाला है, हम जो डिस्कस करेंगे वो है BEGC 105 का अमेरिकन लिटरेचर। ये हमारा पेपर होने वाला है। हमेशा की तरह 100 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम। अटैम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। ईच सेक्शन हैज़ इंटरनल चॉइस। इस पेपर में ना 3 सेक्शन आपको दिए हुए हैं। 3 सेक्शन में से तीनों में से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें ना पहला क्वेश्चन जो आएगा वो होगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी फोर। पहले सेक्शन में ना कुछ ये 5 या 6 स्टैंजास दिए होंगे, जिनमें से आपको कोई 4 करने हैं और उसको 4 को आपको बताना क्या है उसके बारे में। एक तो उसका रेफरेंस बताना है, कहाँ से लिया है, कौन सी पोएम का नाम है, कौन पोएट है, क्या उसका कंटेक्स्ट है, किसके बारे में ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्टैंजास के बारे में ये सारा बताना है। जैसे आप जब हिंदी में ये वो करते हैं ना, सप्रसंग व्याख्या, ये वही है। अब आपको सप्रसंग व्याख्या इंग्लिश में करनी है, इतना समझ लो। तो इसमें जो फर्स्ट होगा ना, हम यही करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो है कि इफ़ द रेड स्लेयर थिंक्स ही स्लेज और इफ़ द स्लेन थिंक्स ही इज स्लेन, दे नो नॉट वेल द सबल वेज आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। ये जो पोएम है, ये पोएम का नाम है ब्रह्मा, ठीक है। ये ब्रह्मा नाम की पोएम है। जो राइटर है वो है रैल्फ वाल्डो, ये नाम याद है। रैल्फ वाल्डो की है, ब्रह्मा पोएम से दिया गया है। इस पोएम में क्या है ना कि ये जो पोएम है या ये जो लाइंस है, ये रिफ्लेक्ट करती है हिंदू कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, इसके बारे में बात करती है। एंड दीज लाइन्स ऑल्सो सजेस्ट दैट नीदर द किलर, ठीक है, किलर नॉर किल्ड, दे बोथ ट्रूली अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि जो मार रहा है और जो मर रहा है, ठीक है, ये दोनों ही उस एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। द अंडरलाइंग रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कोई दोनों समझ नहीं पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इस डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो पोएम है ब्रह्मा, जो ये पोएम है ब्रह्मा के बारे में, इसमें जो आइडिया है, दिस पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ सोल्स इमॉर्टलिटी। सोल होती है ना, आत्मा, उसकी इमॉर्टलिटी, की आत्मा कभी नहीं मरती, एंड द इलजरी नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। रेड स्लेयर, ये जो बताया यहाँ पे, रेड स्लेयर का मतलब है एंड द स्लेन, ठीक है, रेड स्लेयर एंड द स्लेन, these both things represents the dualistic perception of life and death, ठीक है, life और death, dualistic perception. Again, the where the physical act of killing is seen as significant in the material world. However, the poem suggests that these are just surface what? Appearance. Got it? और जो ट्रू रियलिटी है, दैट इज़ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ द सोल, कि जो आत्मा का जो एक साइकिल है, मरना फिर जन्म लेना, ठीक है, तो ये एक सर्कल है, ये चलता रहता है। द सबल वेज का मतलब हो कि ये लाइन जो रेफर करती है द डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ दैट आर नॉट readily appear to those who are caught up in the cycle of birth or death. Then जो लास्ट की लाइन्स है हमारी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इन एसेंस या फिर इन द कंटेक्स्ट, these lines highlights the idea that human soul is not subjective, ठीक है, to death in the way of फिजिकल बॉडी इज। सोल जो है वो सोल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड रिकारनेट regardless of how it is perceived in the material realm. This poem encourages a shift in perspective, urging readers to move beyond the limitation
ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड और रिकग्नाइज द एटर्नल नेचर ऑफ द सोल। बेसिकली सोल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको बताना है कि कौन सी पोएम से लिया है, कौन इसके राइटर हैं और क्या मीनिंग है इसका, इन चारों लाइनों का, बस ये बताना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वो ये सी है, सी स्टैंजा है। बट ओ हार्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ हार्ट वेयर ऑन द डक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये जो पोएम है, इस पोएम के राइटर हैं वॉल्ट विटमैन और पोएम का नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। इस पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं। अब इनका मतलब है कि ये जो लाइन्स है, ये पोएम है, ये एक्सप्रेस करती हैं जो स्पीकर है उसका स्पीकर्स ग्रीफ, जो स्पीकर है ना उसके दुख और शौक। ठीक है, इन दो चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ इसमें ये दुख और ये ग्रीफ, ये शौक किसके बारे में है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये है अबाउट देयर कैप्टन। कैप्टन जब मर जाता है ना तो उसके बारे में जो उन लोगों को दुख होता है, जो शौक हो जाता है, उसके बारे में ये लाइंस लिखी गई हैं। हु इज़ लाइंग ऑन द शिप, वो कैप्टन जो मर गया है और जो डेक पर लेटा हुआ है, मरा हुआ लेटा हुआ है, मीन्स द डेथ ऑफ द कैप्टन हु इज़ लाइंग ऑन द डेक एंड हिज ब्लड वॉज विजिबल। वो जो ब्लड था उसका वो विजिबल था, वो दिख रहा था। सो दिस पोएम यूजेस द मेटाफोर्स ऑफ अ शिप। ठीक है, कैसे? रिटर्निंग विक्टोरियस फ्रॉम अ वॉयाज ऑफ रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द सिविल वॉर। जब सिविल वॉर का एंड हो रहा था ना, उस टाइम जो विक्ट्री मिली थी उसको शिप के ज़रिए दिखाया था। जब वो शिप जो है वो विक्ट्री करके वापस आ रहा था, उसको एज ए मेटाफोर इन्होंने यूज़ किया है सिविल वॉर जब हो रहा था। विद द कैप्टन्स डेथ, और जो यहाँ पे कैप्टन की डेथ बताई है, कैप्टन्स डेथ, वो सिम्बलाइज़ किया, उसको सिम्बलाइज़ किया है कैसे? द लॉस ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक। सो इसके साथ साथ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं ग्रीफ एंड शॉक। जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना ग्रीफ एंड शॉक के बारे में। सो ये तो खैर हो गया कि क्यों उनको, जो स्पीकर है उसको दुख क्यों हो रहा है, वो आश्चर्य क्यों हो रहा है। सो यहाँ पे ग्रीफ और शॉक जो बात कर रहे हैं हम, वो है कि रिपीटिशन ऑफ हार्ट। पहले तो ये देखो, जो रिपीटिशन ऑफ हार्ट है ये एम्फसाइज करता है स्पीकर्स इमोशनल टर्मोनाइल और द डेप्थ ऑफ हिज सोरो। मतलब वो कितने गहराई तक वो दुखित हो गया था, व्यथित हो गया था वो कैप्टन की डेथ की वजह से। दैट्स वाई जो पोएम है वो एम्फसाइज कर रही है बाय राइटिंग हार्ट 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 रिपीटेशन में। फिजिकलिटी ऑफ डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो जो ब्लीडिंग ड्रॉप्स है, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, these words brings a stark visceral image of death of the forefront. सिम्बॉलिक डेथ की बात कर लें, कैप्टन्स डेथ ऑन द डेक, कैप्टन की जो डेथ हो जाती है डेक पर, वाइल द शिप इज़ रिटर्निंग विक्टोरियस, सिम्बलाइज करता है द लॉस ऑफ अब्राहम लिंकन एमिड्स द सेलिब्रेशन ऑफ यूनियन विक्ट्री ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, इतना सा आपको बताना है कि ये सब क्यों लिखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अब बात कर लेते हैं हम इस वाले की। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। ये जो पोएम है, पहले तो हम पोएम का नाम बता देते हैं। तो जो हमारे राइटर हैं एमिली डिकिंसन, इनकी जो पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो इसमें जो लाइंस ये जो बताई जा रही हैं यहाँ पे, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसमें ये लाइंस सिग्निफाई करती हैं अबाउट द स्पीकर इज़ बीइंग एस्कॉर्टेड टू द आफ्टर लाइफ बाय डेथ। ठीक है, और इसके साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो पर्सोनिफाइड एज अ कर्टियस जेंटलमैन।
with immortality as a fellow passenger. And this poem also suggests a calm and inevitable transition of life, ठीक है, to eternity where the death is not end but a continuation into immortality. ये इसमें इतना सा बताया गया है कि इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर की जो डेथ हो जाती है और उसको स्वर्ग की ओर लेकर जब जाया जा रहा है, तो इसमें उनको जो स्पीकर है उनको एक काम, एक जेंटलमैन के रूप में दिखाया गया है। और ये एक तरह से इमॉर्टलिटी की पूरी कहानी है, को पैसेंजर आप बोल सकते हो। लास्ट में मतलब जीवन से जब हम अनंत काल की ओर एक शांत और एक अपरिहार्य इनवेटेबल जो संक्रमण का एक सजेशन देता है, जहाँ जो मृत्यु है वो अंत नहीं है बल्कि एक अमरता की ओर एक निरंतरता वाला एक प्रोसेस है, आप इसको ये बोल सकते हो। इसमें जो फर्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि पर्सोनिफिकेशन कैसे किया है कि दिस पोएम गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू डेथ, ठीक है, एंड ऑल्सो portraying this death as a kind and considerate individual who stops to pick up the speakers in a carriage. Personification आ गया यहाँ पे. Then immortality as a passenger, the person of immortality in the carriage alongside the speaker or death. This emphasizes the idea that death is not end but a passage to an eternal state. Claim acceptance, the speaker's acceptance to death. जो स्पीकर है वो डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको जो एक्सेप्टेंस है अबाउट डेथ, ये इंडिकेट करती है अबाउट देयर विलिंगनेस टू राइड विद डेथ, ठीक है, हाउ डेयरिंग इट इज़. दैट ऑल्सो सजेस्ट अ पीसफुल ट्रांजिशन रादर दैन अ फियरफुल वन, ठीक है. फिर हम बात करेंगे मेटाफोर ऑफ द कैरेज, जो कैरेज इसमें यूज़ करी गई है उसके बारे में. तो जो कैरेज है वो सिम्बोलाइज करती है द जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो द पॉसिबली द स्पीकर्स फिजिकल बॉडी एज द वेसल फॉर देयर सोल. जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है स्पीकर की, वो एक इस तरह से इसमें शो किया गया है जैसे वेसल होता है ना, प्लांट्स रखने का वेसल होता है, वैसे ही जो बॉडी है हमारी बॉडी भी एक वेसल है, सोल की वेसल, जैसे फूलों के लिए वेसल होता है ना, फ्लावर वास होता है, ऐसे ही जो हमारी जो शरीर है वो हमारी आत्मा का एक तरह से वाहन है, एक कवर कह सकते हो आप, ठीक है. उसके बाद है एटर्निटीज डोर स्टेप. इसमें क्या है कि जो गाड़ी दिखाई गई कैरेज में, इसमें जो एक जर्नी की जो बात की जा रही है पूरी पोएम में, उसमें ये बताना आपको ये है कि जो जर्नी है दैट इज़ ऑल्सो इन द कैरेज अल्टीमेटली लीड्स टू द स्पीकर्स ग्रेव, ठीक है, और विच इज़ डिपिक्टेड एज अ हाउस, एक हाउस की तरह डिपिक्ट किया गया है उसको. That is also suggesting that death is a transition to an eternal dwelling. बस इतना सा आपको बताना है. तो ये कुछ आपको ऐसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पॉइंट वाइज बना के लिख दोगे, बट थोड़ा सा आपको डीपली थोड़ा समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सेक्शन बी से. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 300 वर्ड्स. ये 10 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, और 4 करने हैं आपको एनी 4, ठीक है. इस सेक्शन में से एनी 4 करने हैं आपको, 5 है वैसे तो 4 करेंगे. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो ये दोनों ही हैं, ठीक है, द स्कारलेट लेटर और ये ऑल माई सन्स. इनमें से ये आपके सामने जो छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 100 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का, ये इसमें भी आता है, बड़े क्वेश्चन में भी आता है. और कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नॉवेल्स पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको मिलेगा, रखा हुआ मिलेगा, ठीक है. आगे मैं बताऊंगी कि और कौन कौन से क्वेश्चंस में ये यहाँ से आए हुए हैं नेक्स्ट
सेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिस्कस वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ ऑल माई सिंस के बारे में। ऑल माई सिंस जो है ये आर्थर मिलर्स की का नॉवल है, ठीक है। इसमें जो जिसका नाम है ऑल माई सिंस, इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें दिखाया गया है एक तो सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है पारिवारिक लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी अबाउट देयर फैमिली एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो दिखाया गया है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैमिली लॉयल्टी, ठीक है, ये इसका मेन थीम है इस प्ले का। तो ये प्ले जो है ये एक्सप्लोर करता है कि हाउ एनी इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज देयर ओन फैमिली नीड्स, ठीक है, फैमिली नीड्स ओवर देयर ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी। ऐसे होता है ना, ऑफन विद डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। तो जो केलर हैं इसमें, जो केलर, उसका जो डिसीजन होता है इसमें, हिज डिसीजन टू प्रायोरिटाइज हिज फैमिलीज फाइनेंशियल वेलबींग, ठीक है, कि वो अपनी फैमिली को एक तरह से एक वेलबींग बनाना चाहता है, एक सुविधा से भरपूर एक लाइफ देना चाहता है जिसमें आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत हों। कैसे करता है वो? बाय सेलिंग डिफेक्टिव प्लेन पार्ट्स। जो प्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन्स, उनके जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको बेचकर, ठीक है, एंड लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 21 पायलट्स। आप लोगों ने अगर ये पढ़ा है तो आपको पता होगा। सो इसमें आप ये बताएंगे कि जो केलर है वो अपने फैमिली की जो एक आर्थिक मदद होती है, आर्थिक भलाई मतलब मजबूती, उसको प्राथमिकता देते हुए जो एरोप्लेन के जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको बेचने का उसका डिसीजन होता है, जिसके कारण जो 21 पायलट होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही जो है, ये जो डेथ हो जाती है इन लोगों की, ये इस संघर्ष का एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, मैं पॉइंट वाइज लिखूँगी। फर्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फैमिली लॉयल्टी। इसमें है कि जो प्ले है वो हाईलाइट करता है द टेंशन बिटवीन एनी इंडिविजुअल्स ड्यूटी टू सोसाइटी, कि किसी भी इंसान की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं अबाउट सोसाइटी के लिए और देयर फैमिली के लिए। फैमिली के लिए तो ऑब्लिगेशंस होते हैं। जो कलर जो हैं यहाँ पर, जो ये हमारे हैं जो कलर, ये क्या करते हैं कि इनके कुछ एक्शंस होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाउ अ perceived need to protect his family's financial security can overshadow his responsibility to the broader community, कि जो उसका अपनी फैमिली को एक आर्थिक रूप से एक वेलबींग बनाने के पीछे जो एक रीज़न होता है, इसके साथ साथ उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। बट ये जो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को मजबूत बनाने वाली जो बात होती है, जो लॉयल्टी होती है, वो कहीं ना कहीं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो जो डिसीज़न होते हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जाते हैं। सेकंड है मॉरल करप्शन। जो का जो डिसीज़न होता है टू प्रायोरिटाइज, क्या होता है, फैमिली ओवर मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, वो इट लीड्स टू अ मोरल डिक्लाइन। मतलब जब हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां छोड़कर हम सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली की ही वेलबींग की तरफ ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक जो मोरल होता है वो डिक्लाइन होता है, ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम स्वार्थी बन रहे होते हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते, हम सही गलत हर तरह के जो रास्ते होते हैं उनको यूज़ करके हम एक जो लॉयल्टी हमारी जो फैमिली के लिए जो हमारी एक, हाँ, लॉयल्टी ही कहेंगे इसको, तो उसके चक्कर में हम ये सब कुछ खो देते हैं। तो इसमें जो हैं जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं हिज एक्शंस एज नेसेसरी, किस लिए, टू प्रोवाइड हिज फैमिली, बट दिस जस्टिफिकेशन अल्टीमेटली एक्सपोज हिज लॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज चॉइस। तो ये जो करप्शन जो उसने किया था, जो टूटे हुए या फिर डिफेक्टिव जो प्लेन पार्ट्स बेचकर उसने जो धन कमाया था और अपनी फैमिली को
आर्थिक रूप से मजबूत करने का जो उसने सोचा था, उसकी वजह से जो करप्शन किया, वो कहीं ना कहीं एक तो उसको मोरली डिक्लाइन किया उसको, और एंड उसने अपना जस्टिफिकेशन भी दिया इसमें। जस्टिफिकेशन क्या है कि वो अपनी फैमिली के लिए लॉयल था और उनको एक आर्थिक मदद करना चाह रहा था। लेकिन ये जस्टिफिकेशन जो है ये एक्सपोज करता है हिज फ्लॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइसेस के बारे में। द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम का मतलब होता है कि जो हमारी जो पोएम है, प्ले है ऑल माई सन्स, ये क्रिटिसाइज करता है द आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम का। कैसे? एंड एट द सेम टाइम इट्स परस्यू ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ दोनों की बात करेंगे हम। दिस प्ले सजेस्ट दैट द relentless drive for financial success can lead to morally questionable choices and ultimately undermines क्या? The value of integrity and social responsibility। यही होता है ना। Consequences of neglect, इसका तो आपको पता ही है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है। वो 21 पायलट जो है उनकी जान चली जाती है इसमें। तो जो प्ले है दैट अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट नेग्लेक्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। जोज के जो एक्शन थे, जो क्या एक्शन था, नॉट ओनली कि उसने जो डिफेक्टिव पार्ट्स बेचे थे, दैट नॉट ओनली डायरेक्टली कॉज द डेथ ऑफ द पायलट्स बट ऑल्सो क्रिएट अ रिप्ड इफेक्ट ऑफ गिल्ट, डिस्पेरिटी जिसको बोलते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, विद इन हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इसके साथ साथ जो उसने जो भी नेग्लिजेंस उसने दिखाया था, वो जो 21 पायलट्स की डेथ हुई थी वो तो रीज़न था ही उसका तो रीज़न ही था, वो कॉन्सिक्वेंसेस था, परिणाम था। बट इसके साथ साथ जो फैमिली थी, फैमिली के लिए भी उसके मन में जो जो क्रिएट हो गया था एक रिपल इफेक्ट ऑफ, मतलब वो गिल्ट भी हुआ उसे डेस्परेशन भी हुआ, उसको डिस्ट्रक्शन भी हुआ विद इन हिज फैमिली। उसकी फैमिली में भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। फैमिली डायनामिक्स में दिस प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिली डायनामिक्स, पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। ठीक है, जो जैक्सन जो है वो दैट हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज सन्स। उसका जो अपने बच्चों पर जो प्रभाव पड़ा था, ठीक है, उसमें जो उसके जो 2 बच्चे थे उसके, एक तो चेरिस एंड लैरी, दोनों पर ही प्रभाव पड़ा था। एंड दे ग्रैपल विद द बर्डन ऑफ हिज डिसीजन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। इन दोनों को ही, मतलब वो सारे जो एक्शन थे उनका जो परिणाम था, उस परिणाम का जो प्रभाव पड़ा वो उसके इन दोनों बच्चों पर पड़ा था। ठीक है, तो ये बात होती है कि जो एक तरह से जब आप अपनी सोशल जिम्मेदारियां भूल कर जब आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे जाते हैं, तो वो आप अचीव तो कर लेते हो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्ट करते हैं उन लोगों को जिनके लिए आप सारी चीज़ें दांव पर रख कर कुछ करना चाह रहे होते हो, जैसे जो ने किया। ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूड कर देना, इसको कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, सेकंड लिखेंगे हम, राइट अ नोट ऑन द विजुअल इमेजरी इन द नॉवल द स्कारलेट लेटर। तो स्कारलेट लेटर की बात कर लेते हैं, जिसके जो राइटर है वो नैथानियल हॉथॉर्न है। इन्होंने जो प्ले लिखा था अपना स्कारलेट लेटर, इसमें जो विजुअल इमेजरी है दैट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटेंसिवली टू सिंबलाइज कैरेक्टर्स इनर स्ट्रगल। जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो इनर स्ट्रगल है, ठीक है, उसके बारे में उसको दर्शाने के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड थीम्स ऑफ सिन एट द सेम टाइम गिल्ट और सोशल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जजमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी विजुअल इमेजरी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, वो यूज़ की गई हैं
जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, उनके लिए उनका जो इनर स्ट्रगल है, थीम्स ऑफ सिन हो गया, गिल्ट और सोशल जजमेंट के बारे में, उनको सिम्बोलाइज़ किया गया है, उनके कैरेक्टर्स को। तो जो कंट्रास्ट है बिटवीन लाइट एंड शेडो, जैसे लाइट और शेडो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द यूज़ ऑफ कलर्स जो लाइक और शेडो जो सिम्बल्स यूज़ करे गए हैं, उसमें जो कलर यूज़ हुए हैं जैसे रेड, ठीक है, ग्रे, इसके साथ साथ द सिम्बोलिज्म ऑफ नेचर, ठीक है, पर्टिकुलरली द फॉरेस्ट जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, एंड द स्कैफोल्ड। These all things contribute the novel's powerful visual impact and deeper meaning. अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन से वो सिम्बल्स यूज करे गए हैं इसमें विजुअल इमेज डे के लिए। सबसे पहले लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट और डार्कनेस की हम बात करें तो लाइट के बारे में बात करेंगे कि लाइट जो है दैट ऑफन सिम्बलाइज ट्रुथ, इनोसेंस और ग्रेस और इवन डिवाइन अप्रूवल। वो भी मैं लिख देती हूँ, डिवाइन अप्रूवल, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो इसमें बात करने वाले हैं कि जो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जो सनशाइन है, जो सनशाइन दैट इज़ ब्रेकिंग थ्रू द फॉरेस्ट कैनोपी, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी और रिलीफ फॉर हेस्टर एंड डिमेंसडेल, while the absence of light can indicate hidden sin and sin। जो हिडन जो डार्कनेस है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट, तो जहाँ पर जब लाइट नहीं है वो इंडिकेट करता है कुछ हिडन सिन और शेम को, ठीक है। तो लाइट के बारे में बात कर ली हमने, अब डार्कनेस की बात करते हैं। डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है सिन को, गिल्ट को, ठीक है, एंड सोसाइटल रिप्रेशन, ठीक है, इनकी बात करेंगे। जो शेडोवी फॉरेस्ट है, फॉर इंस्टेंस, इज बोथ अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड अ सिंबल ऑफ द अननोन और पोटेंशियली एविल, ठीक है। स्कैफोल्ड की हम बात कर लेते हैं। अ प्लेस, स्कैफोल्ड क्या है? अ प्लेस वेयर पब्लिक शेम इज ऑल्सो श्रेडेड इन डार्कनेस, और जो हाईलाइट करता है द वेट ऑफ अनकन्फेस्ड सिन। जो अनकन्फेस्ड सिन की जो बात हो रही है ना, ठीक है, हाईलाइट किया जाता है उस चीज़ को। डार्कनेस की बात हो गई। अब हम बात करें कलर सिम्बोलिज्म की। सिम्बोलिज्म इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम रेड को लेंगे, रेड के बारे में बात करते हैं। रेड इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर इज़ द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर के जो नॉवल है, इसमें जो रेड है वो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कलर है, जो रिप्रेजेंट करता है अडल्ट्री, ठीक है, शेम, और जो हेस्टर्स की जो पब्लिक ओपिनियंस है ना, उसके बारे में बात करते हैं। हाउएवर जो हेस्टर हैं यहाँ पर, हेस्टर, ठीक है, हेस्टर की हम बात करें तो वो एंड्योर करता है पब्लिक शेम। और जो ये लेटर है, लेटर ऑल्सो बिकम ए सिंबल ऑफ हर स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस। पर्ल, यहाँ पर हम पर्ल की भी बात कर लेते हैं। पर्ल जो है दैट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रेड, रिफ्लेक्टिंग हर कनेक्शन टू सिन और हिज हर मदर्स जो ट्रांसजेशन की बात करते हैं यहाँ पर। मतलब जो रेड कलर है इसमें जो एक तो जो हेस्टर की जो एक पब्लिक लाइफ है ना, पब्लिक प्रायश्चित को दर्शाता है, जहाँ पर हेस्टर को एक तरह से सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी से झेलनी पड़ती है। वहीं पर वो जो एक कैरेक्टर है जिसकी ताकत और जिसका एक फ्लेक्सिबिलिटी का एक प्रतीक भी बन जाता है रेड कलर। पर्ल जो है यहाँ पर, पर्ल को भी अक्सर लाल रंग के साथ ही जोड़ा जाता है, जो उसके जो सिन है दैट कोरिलेटेड विद हिज सिंस, एंड जो उसकी माँ के अपराध को भी दर्शाता है। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इसके बाद ग्रे एंड ब्लैक, अब इनका क्या रोल है, इनको कैसे सिंबलाइज करना है कि ये जो कलर है ना, ग्रे और ब्लैक, इनको एक तरह से
जो सोम्बर प्यूरिटन कम्युनिटी है और उनके जो स्ट्रिक्ट लॉ हैं, एंड द ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर दे क्रिएट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो ग्रे है, ग्रे एक्सपेंसेस द फॉरेस्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रे। एंड द ब्लैक वीड्स ऑफन सिम्बलाइज द मोरल डार्कनेस एंड द हिडन सिंस ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। ब्लैक तो फिर जो हिडन कैरेक्टर हैं उनको सिम्बलाइज करता है, हिडन सिंस के बारे में बात कर रही हूँ, और जो मोरल डार्कनेस होती है, दो चीज़ों को ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद है हमारा द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या है? इट्स अ प्लेस ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन और पनिशमेंट फॉर सिन। ये वो जगह है जहाँ पर जब लोग कुछ अपराध कर देते हैं तो उनको ह्यूमिलिएट और पनिशमेंट करने के लिए एक जगह बनाई हुई है। द स्कैफोल्ड सिम्बलाइज करता है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसग्रेशन और द कम्युनिटीज जजमेंट दैट ऑल्सो बिकम अ स्टेज फॉर डेमेंस्टेल्स कन्फेशन, याद है ना, और अ सिंबल ऑफ हिज इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड द अल्टीमेट रिडेम्पशन। तो ये हम स्कैफोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। फिर है फोर्थ है द रोज बुश। रोज बुश क्या होता है? रोज बुश को इसलिए यहाँ पर सिम्बलाइज किया गया है तो टू ग्रोइंग नियर द प्रिजन डोर। प्रिजन डोर जो था ना उसके पास ही ग्रो हो रहे थे। एंड द रोज बुश इज सिंबल ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी हो गया सोलेस एंड द एंड्यूरिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है। एमिड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ प्यूरिटन सोसाइटी, जो प्यूरिटन सोसाइटी की जो हार्श रियलिटी उसके बीच में भी ब्यूटी, सोलेस और नेचर की यहाँ पर बात की जा रही है। दिस ऑल्सो ऑफर अ मोमेंट ऑफ होप एंड ऑल्सो सजेस्ट दैट इवन इन अ प्लेस ऑफ सिन और सफरिंग्स ब्यूटी एंड कंपेंशन कैन बी फाउंड, कि जहाँ पर पाप है, ठीक है, गिल्ट है, वहाँ पर भी जो नेचर है उस प्रकृति की जो स्थायी शक्तियों का जो प्रतीक है, तो ये एक आशा की किरण पैदा करता है, कि होप भी दिखाता है इंसान को, और ये सजेस्ट भी करता है कि पाप जो है वो चाहे पाप की जगह पर हो या फिर किसी भी तरह की पीड़ा के स्थान पर हो, तो वहाँ भी जो ब्यूटी और होप दोनों की आप प्रेजेंस पा सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन कर देंगे हम। कंक्लूजन में लिखेंगे कि जो द राइटर हु इज़ केयरफुली एम्प्लॉइंग विजुअल इमेजरी होम थ्रोन डिपेंड्स द रीडर्स understanding of the character's emotional turmoil and the complex interplay between individuals, sin, and social judgment in the Scarlet Letter। बस नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैसेज टू इंडिया। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि राइट एन एक्सटेंडेड नोट ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन, जो पैसेज टू इंडिया जो है इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, ठीक, उनके बारे में बताना है। तो चलो बता देते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं द पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट विटमैन की, इन्होंने लिखा था ये, दैट जो वो ये बताते हैं बेसिकली इसमें कि जो पैसेज टू इंडिया है ये एक ट्रेडिशनल पोएम नहीं है इन इट स्ट्रक्चर। ये अपने आप में ही इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट्स नॉट अ कंप्लीट पोएम, ट्रेडिशनल पोएम, एंड इट हैज़ यूटिलाइजेस वेरियस पोएटिक डिवाइसेस टू कन्वे इट्स थीम ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कनेक्शन एंड द merging of physical and spiritual, क्या, realm, ठीक है। These devices include, वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो है फ्री वर्स, इमेजरी बोल सकते हैं आप, ठीक है, एंड एनाफोरा और
एंजेलमेंट। अब एक एक करके इनको हम बात करेंगे इनके बारे में। फर्स्ट डिवाइस है फ्री वर्स के बारे में बात करें तो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स lacking of consistent rhyme scheme or meter. This poem allows Whitman जो राइटर हैं, ठीक है, to capture the natural flow of thoughts and speech and mirroring the expansive nature of his subjective matter. फ्री वर्स की बात कर लिया हमने। सेकेंड है इमेजरी। इमेजरी में क्या है कि विटमैन जो है वो एम्प्लॉय करते हैं अलग अलग तरह की इमेजरी टू अवोक द फिजिकल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। फॉर एग्जांपल जहाँ पर वो बताते हैं कि फेयर टेम्पल्स, ठीक है, फेयर टेम्पल्स की बात करते हैं विद द राइजिंग सन बिहाइंड, जैसे जो टेम्पल्स हैं उनके पीछे से जो सूर्योदय हो रहा है, पोरिंग इट्स रेज ऑफ लाइट एंड मेकिंग इज ए डेजलिंग साइट। तो ये जो काल्पनिक कल्पना उसने करी है इंडियन टेम्पल्स के बारे में, उसके बारे में बताता है इमेजरी में। थर्ड है एनाफोरा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव लाइन्स ऑफ क्लॉज नोन एज एनाफोरा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम एंड एम्फसिस। ये दो चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल्स include the repetition of, जैसे singing था in the opening lines and the repeated solo use of the in the third stanza of section 3। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बात कर ली जैसे एनाफोरा की, कि जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं उनके बारे में बात कर ली, जो सक्सेसिव लाइन्स ऑफ क्लॉजेस यूज़ होते हैं और जो वर्ड ऑफ फ्रेजेस यूज़ हो रही है, दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम और एम्फसिस। सो फोर्थ हम बात करेंगे एंजमेंट की। द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट। मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो कंटिन्यूएशन होता है किसी भी पॉइंट में विदाउट अ पोज, जिसमें जहाँ पर कोई पोज नहीं होता उस लाइन में, दैट इज कॉल्ड एंजमेंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये बात करें हम, दिस डिवाइस, ये जो डिवाइस है दैट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्लो एंड मोमेंटम, ठीक है, और इसके साथ साथ मिररिंग द ऑन गोइंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी। फिफ्थ पॉइंट हमारा पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे हम। विटमैन पर्सनिफाइज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक अर्थ, सोल, ठीक है, इनको वो पर्सोनिफाइज करता है टू गिविंग देम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। ठीक है, अर्थ को और सोल को ह्यूमन टाइप क्वालिटीज़, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ की तरह इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ लाफिंग, ठीक है, एट ह्यूमैनिटीज़ अटैम्प्ट टू कॉन्कर इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 6 है कैटलॉगिंग। Whitman uses cataloging or listening to evoke a sense of the vastness of the world or the possibilities of the travel. The title, जो टाइटल है पैसेज टू इंडिया, ये जो टाइटल है ये सेट्स ऑफ स्टेज फॉर अ जर्नी दैट encompasses मैनी प्लेसेस और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, यूनिटी और ब्रदरहुड, द पावर ऑफ पोएट्री। ये सारी बातें हम लिखेंगे, इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे
कंक्लूजन में लिखेंगे कि पैसेज टू इंडिया इज़ अ पोएटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑल थिंग्स, बोथ मटीरियल और स्पिरिचुअल. Whitman जो is a masterful use of, he does masterfully use of poetic devices that elevates the poems beyond a simple travelogue, transforming that into a profound meditation on humanity's place in the universe. According to several जो literary analysis websites हैं, Whitman he achieves this by skillfully employing various literary टेक्निक्स. बस इतना लिख सकते हो, याद रह जाए तो लिख देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेक्शन, नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है इसमें से जो हमारा फर्स्ट है. अब देखो जो हमने पहले बात की थी ना कि ऑल माई सिंस में से यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है ए सेक्शन में, और इसी सेक्शन में भी यहाँ पर ऑल माई सिंस में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, वो भी 20 नंबर का. फिर स्कारलेट लेटर आ गया यहाँ पर दोबारा से, और अमेरिकन ड्रामा. ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ ऊपर आपसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और उन्हें जो शॉर्ट नोट में पूछे गए हैं, और वही सारे के सारे यहाँ पर आपसे 20 नंबर में पूछा जा रहा है. तो ऑल माई सिंस, स्कारलेट लेटर और ये जो क्वेश्चन है रियलिज्म, ये तीनों को आप अच्छे से करके जाना. अगर अच्छे नंबर जाएंगे तो इनमें से आपसे बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की. डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द प्ले ऑल माई सिंस इज़ जस्टिफाइड? गिव अ रीजन्ड आंसर. कि जो ये जो प्ले है ऑल माई सिंस, क्या ये अपने टाइटल को जस्टिफाई करता है? रीज़न बताइए. तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है. इंट्रो में बताएंगे कि यस द टाइटल ऑल माई सन्स इज़ जस्टिफाइड. कैसे? बिकॉज इट हाईलाइट्स द प्लेज सेंट्रल थीम, ठीक है, ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द आइडिया दैट अ पर्सन्स एक्शंस इवन इफ इंटेंडेड टू बेनिफिट देयर फैमिली. एंड जो यहाँ पर जो केलर है उसके जो एक्शंस हैं, जो उसने काम किए हैं ऑफिशियली, जो स्पेशली शिपिंग फॉल्टी पार्ट्स दैट लेड टू द डेथ ऑफ 21 पायलट्स इंक्लूडिंग हिज ओन सन लैरी, ठीक है. सो दैट डेमोन्स्ट्रेट दिस होल आइडिया ऑल माई सन्स, ठीक है. अब रीज़न जो है उनकी बात कर लेते हैं हम कि क्यों ये जो फिट जस्टिफाई करता है अपने आप को. सबसे पहला कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पर जो केलर, वो इनिशियली सीज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज लिमिटेड टू हिज फैमिली एंड देयर फाइनेंशियल वेलबींग, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. However, this play also reveals that his actions have consequences for a much wider circle, including the pilot's death. ये तो consequences हुई थी ना, जो moral responsibility में हम लिखेंगे यहाँ पर. सेकेंड है symbolic significances, ठीक है. इसकी बात करते हैं. तो जो टाइटल है वो एक्सटेंड करता है द कंसेप्ट ऑफ सन, ठीक है, बियॉन्ड जोज बायोलॉजिकल फैमिली टू इंक्लूड ऑल द यंग मैन हु वर अफेक्टेड बाय हिज एक्शंस. कि ये जो सन, जो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ये उस एक्सटेंड करता है पूरे ही टाइटल के कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्सेप्ट को. बिकॉज सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ जो एज अ फादर ही बात हो रही है और उसके जो बेटी हैं उनकी बात हो रही है, बट इंक्लूडिंग जो 21 पायलट्स जिनकी जो डेथ हुई है, तो वो भी तो उनको भी तो एज अ सन ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. और दिस एम्फसाइज द आइडिया ऑफ कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इंटरकनेक्टनेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है. तो सिम्बॉलिक वे में यूज़ किया गया है यहाँ पर सन को. थर्ड है जोज रियलाइजेशन, जब उसको रियलाइज होता है. तो प्ले जो है ना, प्ले का जो क्लाइमैक्स है वो इन्वॉल्व करता है जोज, जो उसका पेनफुल रियलाइजेशन जो हुआ है उसको, ठीक है. उसके बारे में बात करता है. किस लिए?
about his actions have resulted in the death of all his sons. This realization leads to his suicide, highlighting the devastating consequences of his choices. Fourth है critics. Critic of materialism. So the play also critiques a society that prioritize material success. कि ये जो प्ले है ये उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करता है जहाँ पर सोसाइटी में जो मटेरियल सक्सेस होता है, पैसा, घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये मटेरियल सक्सेस हो गई, उनको प्रायोरिटाइज करता है एंड इंडिविजुअली गेन ओवर एथिकल कंसिडरेशन एंड द वेल बीइंग ऑफ अदर्स. इसका मतलब ये है कि जो इस प्ले में जो सोसाइटी का जो एक तरह से एक रूप ऐसा भी दिखाया गया है जहाँ पर वो सिर्फ जो दूसरों की भलाई के ऊपर जो भौतिकवादी जो सफलता है उसको ऊपर बताते हैं और व्यक्तिगत जो लाभ होता है, हमारा जो पर्सनल गेन होता है, उसको प्राथमिकता देने लगते हैं, प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं इन चीज़ों को. तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो इनका ये जो टाइटल जस्टिफाई का, इसके लिए इतनी जो आंसर्स जो रीज़न होने चाहिए वो आप यहाँ पर इसको पढ़ लेना अच्छे से और इनको अच्छे से आप डिस्क्राइब कर लेना. सेकंड करेंगे हम हाउ डज Hawthorne present the organic mechanical contrast in the novel The Scarlet Letter. इसमें ना आपको ये बताना है जो नथानियल हॉथॉर्न ने जो प्यूरिटन सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर जो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो सामाजिक बंधन के बीच जो एक टेंशन थी, जो स्ट्रगल था, उसको उजागर करने के लिए जो जैविक, आप ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैकेनिज्म और जो यांत्रिक मैकेनिकल, ठीक है, इसके बीच में जो विरोधाभास है उसका यूज़ इन्होंने किया यहाँ पर कंट्रास्ट का. प्रकृति के द्वारा जितने भी प्रदर्शित जो जैविक दुनिया है, ऑर्गेनिक दुनिया को आप पोषण करने वाले के रूप में दर्शाया गया है, जबकि जो प्यूरिटन संरचनाएं और कानून है उनके द्वारा प्रदर्शित जो यांत्रिक दुनिया है, मैकेनिकल वर्ल्ड जो है, उस दुनिया को कठोर, टफ और वो जो माफ़ नहीं करते किसी को, उस क्षमाशील के रूप में दर्शाया गया है. ये जो विरोधाभास है ना, ये जेल और रोज़ गुलाब, इनके भौतिक वर्णन के साथ साथ पात्रों का जो आंतरिक संघर्ष है, जो उनका इनर स्ट्रगल है और जो प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके संबंध कैसे हैं, उसको यहाँ पर दिखाना है हमें. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो फिजिकल कंट्रास्ट में हम लिखेंगे फिजिकल कंट्रास्ट. इसमें हम लिखेंगे द प्रिजन. फर्स्ट पॉइंट इज द प्रिजन. प्रिजन जो डोर है विच इज विद इट्स बीटल ब्राउड एंड ग्लोमी फ्रंट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अगली डेफिक्स. किस रूप में दिखाया यहाँ पर? अगली एडिफाइस. ठीक है, इसमें सिम्बलाइज किया है, इसको डिस्क्राइब किया. बिल्ट ऑफ हैवी आयरन एंड ओक दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हार्श अनफॉरगिविंग नेचर ऑफ प्यूरिटन लॉ. प्यूरिटन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है. सेकेंड है द रोज बुश. वैसे तो मैं ये ऊपर करा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं. जो स्टार्क कंट्रास्ट है द वाइल्ड रोज बुश that is growing beside the prison door. It symbolizes the possibility of natural beauty and forgiveness, offering a touch of nature's grace amidst the savagery of the Puritan community. Third है the forest. jungle. जो forest है outside of the Boston is portrayed as a wild और untamed space, जहाँ पर individuals जो होते हैं जो like Hester और जो Pearl हैं, that can find refuge or escape the judgment eyes of the society. Fourth है गवर्नर बेलिंगम. मैंशन, इसके बारे में बताना है. सो इसमें जो मैंशन यहाँ पे जो डिस्क्राइब हुआ है एज ए डिकेइंग और ओवरग्रोन. डिकेइंग, ठीक है, और ओवरग्रोन.
तरह से डिस्क्राइब हुआ है. एंड ऑल्सो सजेस्टिंग दैट इवन द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर आर सब्जेक्ट टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिके एंड चेंज. सेकेंड हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो यहाँ पर हिस्टर है एक तो, ठीक है, और हर लेटर्स दोनों लिख लेते हैं. सब हिस्टर एंड द लेटर्स. जो स्कारलेट लेटर है वो एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट इम्पोज करता है बाय सोसाइटी और रिप्रेजेंट करता है हेस्टर्स सिन और बिकम ए सिंबल ऑफ हर एलिनेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. फिर भी जो हेस्टर है उसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है और हर जो कनेक्शन टू नेचर दैट अलाउज हर टू फाइंड अ मेजर ऑफ पीस एंड इवन ब्यूटी इन हर आइसोलेशन. ठीक है, सेकेंड है डिम्सडेल एंड गिल्ट के बारे में बात करते हैं. जो डिम्सडेल है उसकी जो इंटरनल स्ट्रगल है विद गिल्ट एंड हिज इनएबिलिटी टू ओपनली एक्नॉलेज हिज सिन, खुल के अपने पापों को स्वीकार करना, इज मिरर इन हिज फिजिकल डिक्लाइन एंड हिज लॉन्गिंग फॉर द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, उसके गिल्ट के बारे में बात हो रही है. फिर पर्ल एंड द फॉरेस्ट. पर्ल जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर और सिन embodies with the wildness of the forest and the consequences of Hester's action. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हर connection to the forest allows her to exist outside the confines of Puritan society. ठीक है, yet she also experienced the pain and isolation of being an outsider. Fourth है the forest and the sanctuary. यहाँ फॉरेस्ट जो है वो दैट ऑफर्स अ स्पेस वेयर इंडिविजुअल कैन एस्केप द रिजिड रूल्स ऑफ प्यूरिटन सोसाइटी. ठीक है, एंड टू फाइंड अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड कनेक्शन विथ नेचर. फ्रीडम एंड कनेक्शन विथ नेचर. फिर नेक्स्ट हमारा नेचर्स फॉरगिवनेस. जो नेचर है द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज इन इट्स ओन ब्यूटी और जो रेजिस्टेंस है दैट सजेस्ट अ potential for forgiveness and healing that is absent in the Puritan community. 6 हमारा Puritan society's हार्नेस. जो Puritan society है उसकी हार्नेस के बारे में यहाँ पर बताना है कि Puritan society with its emphasis on rigid laws, इन्होंने जितने भी जो rigid law बना रखे थे, ठीक है, and public shame that demonstrate the dangers of society that suppresses individual expression और जो natural human desires है उनको suppress करता है. Nature's unpredictability, यहाँ पर ये highlight करता है the potential for chaos and darker aspects of human nature. Pearl's जो wideness है ना, Hester's की जो moral wideness है that demonstrates the potential consequences of living outside the boundaries of social norms. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया है. आई होप कि इसमें से आपको हेल्प मिलेगी. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक.